नमस्कार दोस्तों, आपका बैंकिंग गाइड चैनल में स्वागत है और मैं आपका दोस्त संजय कुमार तिवारी। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो है इम्पोर्टेंट केवाईसी टर्मिनोलॉजी। नॉर्मली केवाईसी में कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी होते हैं जो कई बार हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है या फिर कई बार एग्जाम्स में वही पूछे जाते हैं। तो और इंटरव्यू में तो लेट अस सी सम ऑफ दोज इम्पोर्टेंट। पहला तो बेनिफिशियल ओनर। हु इज अ बेनिफिशियल ओनर? तो बेनिफिशियल ओनर इज अ नेचुरल पर्सन, मतलब कोई लीगल पर्सन नहीं, कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं, इज अ नेचुरल पर्सन। मतलब वो कंपनी का ओनर हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है, और बड़ा इन्वेस्टर मतलब उसमें मेज उसका कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट होना चाहिए या वो किसी तरह से कंपनी को कंट्रोल करता हो। ठीक है। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि इन केस ऑफ कंपनी कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट और ओनरशिप एंटाइटलमेंट टू ऑफ मोर देन 25% ऑफ शेयर्स कैपिटल और प्रॉफिट्स। और बाकी सब एंटिटीज चाहे पार्टनरशिप हो, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन हो या ट्रस्ट हो, इसमें 15% है। ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, बेनिफिशियल ओनर। नेक्स्ट इज ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ओवीडी। आज की तारीख में हमारे पास 6 ओवीडी है। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार, मतलब डायरेक्टली आधार हम नहीं मांग सकते हैं। वी कैन आस्क फॉर प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार। लास्ट फर्स्ट 8 डिजिट्स मास्क करके भी हमको आधार दे सकता है कस्टमर। सो दैट इज प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार। You know, as after the Supreme Court verdict, it was decided like this. Then a voter's identity card issued by Election Commission of India. Then job card issued by NREGA, and then later issued by NPR, National Population Register. आपको पता होगा कि एनआरसी एनपीआर का रिसेंटली काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुआ था, तो वही एनपीआर ही है। तो ये 6 ओवीडी है। इसके बाद डीम्ड ओवीडी। डीम्ड ओवीडी का मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो ओवीडी है उसमें एड्रेस अपडेटेड नहीं है, इफ दे डज नॉट हैव अपडेटेड एड्रेस, देन फॉर लिमिटेड पर्पस ऑफ एड्रेस प्रूफ हम ये 4 ओवीडी ले सकते हैं। क्या क्या? यूटिलिटी बिल नॉट मोर देन 2 months ओल्ड, प्रॉपर्टी और म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट, पेंशन और फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जो सरकारी नौकरी में है जिनका पीपीओ है वो ले सकते हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं उनका, या लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर। ये 4 है एड्रेस प्रूफ पर्पस के लिए। लेकिन बट देयर इज अ कंडीशन that the customer has to submit OVD with current address within period of 3 months। मतलब जो OVD 6 है उनमें एड्रेस प्रूफ अपडेट करा के, एड्रेस अपडेट करा के फिर उसको सबमिट 3 महीने में करना है। ये टेम्पररी हम लेते हैं जो डीम्ड ओवीडी से। कमिंग टू सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग भी हम करते हैं। तो क्या है? तो इट कैन बी अ ट्रांजेक्शन और एन अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन जो which gives rise to a reasonable ground of suspicion that it may involve proceeds of an offense। किसी क्राइम का प्रोसीड्स है ऐसा अगर हमको कहीं से कुछ समझ में आ रहा है, reasonable ground of suspicion है, then it is suspicious transaction। then appears to be made in circumstances of unusual or unjustified complexity, कुछ जरूरत से ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स कर दिया है ट्रांजेक्शन को। then और इट इज़ नॉट हैविंग एनी इकोनॉमिक रैशनल और बोनाफाइड पर्पस। कोई क्यों ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको हमको इकोनॉमिक रैशनल नहीं मिल रहा, कोई उसका कारण नहीं समझ में आ रहा। और चौथा कि अगर कुछ भी हमको लग रहा है कि इससे टेररिज्म की फाइनेंसिंग हो सकती है तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में आएंगे। अभी रिसेंटली वीडियो बेस्ड केवाईसी भी शुरू हुआ है। वीडियो बेस्ड सीआईपी बोलते हैं, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। सेक्शन 18 में ये है। ये क्या है? तो इट इज कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, डूइंग कस्टमर ड्यू डिलिजेंस विद फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू seamless, secure, live, informed, consent based audio visual interaction। ठीक है। तो इसको भी एट पार विथ फेस टू फेस सीआईपी माना गया है। ठीक है। नाउ कमिंग टू फटका। फटका क्या है? फटका इज फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। कहाँ का एक्ट है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक्ट है। और इसमें अमेरिका चाहता ये है कि जो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको रिपोर्ट करे, अमेरिका को रिपोर्ट करे। कोई भी अगर उनके पास यूएस टैक्स पेयर्स का अकाउंट हो या कोई यहाँ की एंटिटी हो जिसमें यूएस टैक्स पेयर्स का सब्सटेंशियल ओनरशिप इंटरेस्ट हो, तो उसकी रिपोर्टिंग वहाँ हो। इसके लिए आईजीए मीन्स इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट। नेचुरली एक रिपोर्टिंग करने के लिए दोनों सरकारों में आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द यूएस जो है उसमें एग्रीमेंट हुआ है टू इम्प्रूव इंटरनेशनल टैक्स कंप्लायंस एंड टू इम्प्लीमेंट फटका ऑफ द यूएस। इसी तर्ज पे फ्रेंड्स देयर इज सीआरएस, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो फटका के देखिए, द आइडिया वाज बेस्ड ऑन यूएस फटका। तो इसमें क्या किया गया कि सीआरएस क्या है, इट मींस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीलेटरल। वहां आप देखोगे इंटर गवर्नमेंटल, यहाँ मल्टीलेटरल है। तो डिफरेंट गवर्नमेंट्स, लगभग कितने गवर्नमेंट्स आज की तारीख में 97 कंट्रीज, 97 गवर्नमेंट्स हैव साइंड to automatically exchange information based on Article 6 of the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters। तो जो फटका का जो पर्पस था कि उनके यूएस के सिटीजन्स का, यूएस टैक्स पेयर्स का कोई भी खाता या कहीं भी उनका इन्वेस्टमेंट है तो यूएस को पता चले, वो सेम चीज़ जो है बाकी कंट्रीज ने भी आपस में रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए, ताकि उनके कंट्री के कोई अगर बाहर जाते, जैसे इंडिया कोई आदमी है बाहर की कंट्री में जाकर पैसे इन्वेस्ट करता है, हम लोग बार बार ब्लैक मनी बाहर से लाएंगे वो बात करते हैं ना, तो उसी के लिए ये कन्वेंशन, ये रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होता है कि हमारे देश का कोई आदमी बाहर अगर पैसे ले जाएगा तो उसका हमारे पास तुरंत रिपोर्ट आएगा। इसके अलावा केवाईसी में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है ड्यू डिलीजेंस। तो ड्यू डिलीजेंस भी कई प्रकार के हैं केवाईसी में। सबसे पहले तो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, सीडीडी शब्द आता है, मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड वेरीफाइंग द कस्टमर और द बेनिफिशियल ओनर। सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस जो बेसिक ड्यू डिलीजेंस से थोड़ा कम हो, लेस स्ट्रिंजेंट। मतलब तो सिंप्लीफाइड केवाईसी हम बोलते हैं ना, जैसे मान लो कोई गरीब आदमी है, उसका हम स्मॉल अकाउंट खोलते हैं या कोई एसएचजी का अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ सिंप्लीफाइड केवाईसी यूज़ करते हैं, तो वो सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस हो गया। बेसिक ड्यू डिलीजेंस क्या हुआ, तो इट इज कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड फोटोग्राफ। तो तीन चीज़ें हम जो आइडेंटिटी कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन करते हैं वो है बेसिक ड्यू डिलीजेंस, तो जो नॉर्मली हम करते हैं। देन ऑनगोइंग ड्यू डिलीजेंस क्या है, ऑनगोइंग ड्यू डिलीजेंस क्या है, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्योंकि केवाईसी में कहा जाता है कि ऑनगोइंग ड्यू डिलीजेंस होना चाहिए to ensure that they are consistent with the customer's profile and source of fund। तो जो कस्टमर की प्रोफाइल है उसके सोर्स ऑफ फंड से उसके खाते में ट्रांजैक्शंस मैच करना, इसको ऑनगोइंग ड्यू डिलीजेंस बोलते हैं, उसको मॉनिटर करना। अभी एनहांस ड्यू डिलीजेंस क्या है, तो हमने देखा सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस एंड देन बेसिक ड्यू डिलीजेंस। तो बेसिक ड्यू डिलीजेंस से नीचे थोड़ा कर दिया तो सिंप्लीफाइड, और बेसिक ड्यू डिलीजेंस से थोड़ा ऊपर चले गए तो एनहांस्ड। तो क्या है, above the basic due diligence can be termed as enhanced due diligence। तो बेसिक ड्यू डिलीजेंस से ऊपर क्या होगा, तो आरबीआई ने कहा है कि सारे हाई रिस्क में हमको करना है। तो क्या करना है, तो बैंक शैल ऑब्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द कस्टमर बियॉन्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कैसे, तो इंफॉर्मेशन ऑन नेटवर्क, इंटेंडेड बिजनेस एक्टिविटी इन केस ऑफ एनआरआई कस्टमर्स, क्या उनका इंटेंडेड इवन जो अभी कर रहे हैं वो प्लस आगे क्या एक्टिविटी करना चाहते हैं उसका हम पता करें। फिर ब्रांच मैनेजर हो सकता है पर्सनल विजिट करके रिपोर्ट बनाए। देन हायर लेवल ऑफ अप्रूवल्स, मतलब इनमें जो है हायर अथॉरिटीज़ को भी इन्वॉल्व किया जाता है कई खातों में, जैसे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनस है तो उनके केस में हायर अथॉरिटीज़ से अप्रूवल लिया जाता है अकाउंट खोलने से पहले। फिर वेरिफिकेशन ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन विथ इंडिपेंडेंट डाटा, तो जो भी कस्टमर इंफॉर्मेशन अपना दे रहा है उसको इंडिपेंडेंट डाटा से वेरीफाई करना। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ एनहांस ड्यू डिलिजेंस में किया जाता है। मतलब बेसिक ड्यू डिलिजेंस से थोड़ा हम एक्स्ट्रा मेजर करेंगे एनहांस ड्यू डिलिजेंस में। कमिंग टू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनस, इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन का कारण ये है कि जो आरबीआई ने जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनस का डेफिनेशन दिया है, दैट इज फॉर प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शंस इन अ फॉरेन कंट्री। आरबीआई इज नॉट टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक पेप, इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट फॉरेन पेप। अगर आप एफएटीएफ में जाएंगे, एफएटीएफ का जो पेप्स का डेफिनेशन देखेंगे तो वहाँ पे डोमेस्टिक पेप है, वहाँ फॉरेन पेप है। तो ये जो डेफिनेशन है दिस इज फॉर फॉरेन पेप, फॉरेन कंट्री का जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है। मतलब हमको यहाँ जो देखना है, इंडिया में जब खाता खोलेंगे तो कोई विदेशी कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन होगा, हो सकता है कि किसी कंट्री का वो राष्ट्रपति हो, किसी कंट्री का कोई पॉलिटिशियन हो, वो अगर इंडिया में आके खाता खोलना चाहता है, पैसे डालना चाहता है
तो वहाँ पे हमको इसको पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन ट्रीट करके उसमें एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। कौन कौन हो सकता है? तो हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, सीनियर पॉलिटिशियंस, सीनियर गवर्नमेंट जुडिशियल मिलिट्री ऑफिसर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशंस, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी ऑफिशियल्स। देन शेल बैंक मीन्स a bank which is incorporated in a country where it has no physical presence। तो जहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हो वहाँ वो है ही नहीं बैंक। और दूसरा कि इट इज अनअफिलिएटेड टू अ रेगुलेटरी यानी रेगुलेटेड फाइनेंशियल ग्रुप। तो रेगुलेटेड फाइनेंशियल ग्रुप का हिस्सा ये नहीं होता है। फिर TBML ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग क्या है कि इट इज ये FATF का डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ डिस्गाइजिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड मूविंग वैल्यू थ्रू द यूज ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शंस। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को ट्रेड ट्रांजैक्शन के रूप में दिखा के उसको पैसे को मूव करना इन एन अटेम्प्ट टू लेजिटिमाइट देयर इलिसिट ओरिजिन्स। तो पैसे का ओरिजिन तो इलिसिट था, इलेजिटिमेट था, लेकिन उसको जो है लेजिटिमेट बनाने की कोशिश ट्रेड ट्रांजैक्शन दिखा के किया जा रहा है। इसको करने के लिए किया जाता है तो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसमें ये सब ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग होता है, जिसमें ओवर अंडर इन्वॉइसिंग हो सकता है, मल्टीपल इन्वॉइसिंग हो सकता है, उसी गुड एक ही गुड एंड सर्विस का बार बार इन्वॉइसिंग किया जा रहा हो, क्योंकि एक्चुअल में तो पैसा भेजना है उनको, लॉन्डर करना है, गलत पैसे को सही बनाना है, तो गुड्स भेजना नहीं है तो मल्टीपल इन्वॉइसिंग करेंगे। ओवर एंड अंडर शिपमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉल्सली डिस्क्राइब्ड गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन ही गलत है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो FIUIND ने वर्किंग ग्रुप ने जो है TBML के लिए 63 रेड फ्लैग इंडिकेटर्स बनाया है। वो रेड फ्लैग इंडिकेटर्स मैंने यहाँ नहीं दिया है क्योंकि मैं बेसिकली डेफिनेशन में फोकस कर रहा था। इसके लिए अलग से TBML के लिए मैं वीडियो जब बनाऊंगा तो आई विल डिस्कस द 63 रेड फ्लैग इंडिकेटर्स। देन एजेंसीज इन्वॉल्व इन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, वॉच लिस्ट कुछ आते हैं KYC में, तो वो हम देखें क्या क्या है। सबसे पहले तो FIUIND शब्द जो आता है तो क्या है, तो इट इज़ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच कलेक्ट्स फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अबाउट ऑफेंसेस अंडर द PMLA 2002। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कुछ भी ऑफेंसेस होगा तो उसका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इकट्ठा करना ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का काम है। इसीलिए आप देखेंगे कि हम लोग STR CTR रेगुलर जो है FIU को रिपोर्ट करते रहते हैं ताकि उसके हिसाब से वो लोग सॉर्ट आउट कर सके कि कहाँ पे एक्चुअल में ऑफेंस हो रहा है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फ्रेंच नाम भी है, मैं फ्रेंच नाम बोल नहीं पाऊंगा इसलिए मैं खाली आपको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेड इन द ईयर 1989 एंड इट एट द इनिशिएटिव ऑफ G7 कंट्रीज। और इसका पर्पस क्या था? टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। बट बाद में 2001 में फाइनेंसिंग टेररिज्म फाइनेंसिंग भी इसका हिस्सा हो गया कि जिसको वो कॉम्बैट करेगा, टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी कॉम्बैट करेगा FATF। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो कुछ भी गाइडेंस आता है वो FATF देता है। देन कमिंग टू OFAC, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल। जैसे इंडिया में FIUIND है वैसे ही OFAC है US का। इट इज़ अ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड एनफोर्समेंट एजेंसी ऑफ US। इसका काम होता है ट्रेजरी डिपार्टमेंट, US ट्रेजरी डिपार्टमेंट का है। It enforces economic and trade sanctions in support of US national security foreign policy objectives। जैसे अभी देखिए रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रहा है तो US ने जो है ट्रेड इकोनॉमिक सैंक्शंस, ट्रेड सैंक्शंस रशिया पे लगाए हैं। आप देखिए यहाँ तक कि स्विफ्ट का जो एक्सेस है वो उन्होंने वहाँ के बैंक्स के लिए बंद कर दिया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये कौन करता है? OFAC करता है। ये 1950 में बना था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। पेप लिस्ट का भी नाम सुनिए तो आप समझिए कि इट इज़ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस का जो लिस्ट आता है, इंटरनेशनल लिस्ट आता है वो है। और दूसरा एक नोटिफिकेशन अंडर UAPA आता है। तो UAPA क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये टेररिज्म
को कंट्रोल करने के लिए एक्ट बना इंडिया में 1967 में, इट इज़ बाय, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से लिस्ट आता है यूएपीए में, जो लोग भी होते हैं उसका, तो खाता खोलते हो तो उसका भी ध्यान रखना होता है। तो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक द वट एवर आई एम discussing, and thank you for all the support. Thank you.